नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसे आप 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं, है ना। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था मुंडा उन्मूलन और साथ ही साथ जो जनजातीय आंदोलन हुए उनके पीछे कारण क्या थे, क्या जनजातीय लोगों के, आदिवासी लोगों के दुख के कारण थे, वो सब हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं। जल जंगल ज़मीन और उनकी शक्ति, स्वतंत्रता और स्वायत्तता जो उनकी थी, संस्कृति जो थी, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, है ना। इसलिए वे दुखी होकर विद्रोह कर देते हैं। आज का लेक्चर जो है इसमें हम देख लेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 का विद्रोह क्या था, क्या इसका स्वरूप रहा, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के बारे में, है ना, तो ये क्यों हुआ, इसको ऐसा कहते हैं कि सिपाही जो एक विद्रोह था वो इसे कहा जाता है कि सिपाही जो असंतोष था उसकी चरम परिणति से कहा जाता है। ये विद्रोह जो हुआ था 1857 का, वो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं हुआ था कि भाई आर्थिक कारण थे, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था भारतीयों का इसलिए हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, है ना, और आर्थिक, ये सब मिल के इसके पीछे कारण थे। और कभी भी कोई भी क्रांति हो, कोई भी कारण हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण जो हैं यही महत्वपूर्ण होते हैं। आप हर क्रांति, जैसे हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, अमेरिका की क्रांति क्यों हुई, है ना, तो उनमें भी कारण यही होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, है ना। पर ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको आसानी से आप सब डिवाइड कर सकते हो पॉइंट्स को और बढ़िया से लिख सकते हो कि भाई राजनीतिक है तो आप हाँ राजनीतिक कारणों में सोच के लिख सकते हो, आर्थिक है तो आर्थिक कारणों में सोच के लिख सकते हो। और अगर आप ऐसा लिखते हो तो एग्जामिनर जो है उस पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है कि भाई बंदे को पता है, बच्चे को पता है, इसलिए बच्चा अच्छे से लिख रहा है ना। इस प्रकार से अनेक कारण जो है वो 1857 की क्रांति के पीछे माने जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब कारण, है ना। इसका लक्ष्य क्या हुआ करता था कि भाई भारत से ब्रिटिशर्स को पूर्ण तरीके से निकाल देना, परंतु ये अपने लक्ष्य में तो कामयाब नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है ना। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब अगर देखें हम तो जो औपनिवेशिक शासन था उसके दौरान शोषण हुआ, वो न सिर्फ किसान और रजवाड़े जो लोग थे वो इससे प्रभावित हुए, बल्कि जो औपनिवेशिक शासन था उसके अंदर जो लोग कार्य कर रहे थे, जो भारतीय कर्मचारी, आप कहो कि कंपनी के कर्मचारी भारतीय थे, वो भी उनका भी शोषण हो रहा था, वो भी इससे पीड़ित थे। कैसे पीड़ित थे? क्योंकि ब्रिटिश भारतीय जो भी कर्मचारी था वो जानता था कि चाहे वो कितना योग्य हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, परंतु उसका प्रमोशन जो है एक हद से ज़्यादा नहीं होगा, उसकी सैलरी जो है इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है 1857 की क्रांति के पीछे, है ना। मान लो आपको कह दिया जाए कि आप किसी एक वर्ग से आते हो, या मान लो कि आप हरियाणा से हो, आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, तो आपको है कि भारत सरकार की जो भी सेवाएं हैं उसमें आपको इस रैंक से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। आपकी सैलरी 50,000 है, इससे 50,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी है उसमें आप जो है शामिल नहीं हो सकते, तो बुरा तो आपको भी लगेगा ना। मतलब जहाँ से अंग्रेज अधिकारियों की शुरुआत होती थी वहाँ तक जाके तो हमारा प्रमोशन रुक ही जाता था भारतीयों का। अगर अब देखें अब भारत 1857 के विद्रोह का स्वरूप, ये स्वरूप है। स्वरूप बोले तो ये किस प्रकार का था। अब अलग अलग जो विद्वान है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग इसके प्रति अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई विद्वान कहता है भाई ये एक सैनिक विद्रोह था, कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या कहा कि एक सैनिक विद्रोह था जिसे कोई जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह है एक धार्मिक युद्ध था। किसका? जो हिंदू और मुसलमान थे इनका ईसाइयों के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध था, है ना। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं इसे कि ये श्रेष्ठता के लिए संघर्ष था। किस पर श्रेष्ठता? तो गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष था। क्या? 1857 का विद्रोह। तो ये इसका स्वरूप मानते हैं। अब अगर आगे आ जाएं तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सभ्यता और संस्कृति के बीच में संघर्ष था। कौन सी सभ्यता और संस्कृति के बीच में? तो जो पूर्वी और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके बीच में यह संघर्ष था, है ना। कुछ इतिहासकार इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का भी नाम देते हैं कि यह तो भाई कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम
षड्यंत्र था कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कुछ राष्ट्रवादी जो है इसे सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध है ना। यानी स्वतंत्रता के लिए पहला कोई राष्ट्रीय आंदोलन था तो वो कौन था? 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। कुछ इतिहासकार इसे ये भी मानते हैं। तो स्वरूप के बारे में कुछ पूछे आपसे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें, ये तो स्वरूप तो हमने देख लिया, मगर इसके पीछे कारण क्या थे? कोई तो कारण होते ही हैं, ऐसे फालतू में तो कोई विद्रोह क्रांति नहीं करते हैं। तो वही मोटे मोटे हम बांट सकते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक कारण जो है इस 1857 की क्रांति के पीछे हुआ करते थे। कोई भी क्रांति हो, कोई भी आंदोलन हो, उसके पीछे यही कारण होते हैं। बस उसके सामाजिक कारण के अंदर कौन से बिंदु आने वाले हैं वो चीज़ें बदल जाती है बस, है ना। तो 1857 का जो आंदोलन हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीतियों के कारण हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत सारी गलत नीतियाँ अपनाई थी, है ना, और जिसमें सिर्फ एक कोई भी कारण जो है वो उत्तरदायी नहीं था। सारे कारण मिलकर, जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण सब जो है इसके पीछे जिम्मेदार हुआ करते थे। जो चर्बी वाले कारतूस थे उसकी अफवाह उड़ने लगी थी, और वो जब वो अफवाह उठी कि भाई चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया जा रहा है बंदूकों में और वो हमें मुंह से काटने पड़ेंगे कारतूस भरने से पहले, तो ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाली बात होगी, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, है ना। तो इस प्रकार की अफवाहें जो थी उसने आग में घी के समान काम किया, है ना। और इसी प्रकार से ये जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन आप कहें तो वो निकल के सामने आता है। अब अगर हम देखें, अब कारणों में एक एक कारणों में गिनने में आ जाए तो आज के लेक्चर में हम राजनीतिक कारणों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे, है ना। क्योंकि बढ़िया से एक बार समझ लेंगे ना, तो ताकि आपको एक बार बस आपने समझ लिया, फिर तो बस आप बाकी तो आप समझदार नहीं हैं। तो राजनीतिक कारणों में सबसे पहले आ जाता है वेलेज़ली की सहायक नीति। दो बड़े बड़े राजनीतिक कारणों में से कारण होते हैं, एक तो वेलेज़ली की सहायक नीति और एक डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत बोल तो राज्य हड़प नीति, किसकी? डलहौजी। तो ये दो मुख्य मुख्य कारण थे, बाकी के कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो वेलेज़ली की सहायक नीति और व्यपगत का सिद्धांत, ये दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेलेज़ली की सहायक नीति। तो वेलेज़ली सबसे पहले तो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया कब था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था 1798 से 1805 के बीच में। इसका कार्यकाल था 1798 से 1805। ये कार्यकाल मैं जब आपको ये पढ़ाता हूँ तब तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि किसका कार्यकाल कब है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आते हैं। ठीक है साहब। वेलेज़ली जब भारत आता है तो ये सहायक संधि अपनाता है। अब ये सहायक संधि किस चिड़िया का नाम है? वेलेज़ली जो है ये भी एक इंपीरियलिस्टिक इसको कह सकते हैं हम। किस प्रकार से? क्योंकि ये भी साम्राज्य का विस्तार जो है वो करना चाह रहा था। साम्राज्य का विस्तार ये भी करना चाह रहा था। उस टाइम पे देखिए फ्रांस में नेपोलियन जो है उसका उद्भव हो रखा था, और जहां देखो वहां नेपोलियन अपने आसपास के क्षेत्रों में जीत हासिल करता जा रहा था। तो इसको डर था कि नेपोलियन जो है वो कहीं भारत पर भी हमला ना कर दें, इसलिए ये चाहता था कि जितनी भी हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो। इसलिए अपने आसपास के जो भी राज्य हैं उनको या तो अपने राज्य में मिला लिया जाए, या तो उनके साथ एक संधि ऐसे कर लें हम कि दोनों जो है हम मित्र बन जाएं और हमारी सीमाओं की रक्षा करना उसका भी कर्तव्य बन जाए। इसीलिए जो है सहायक संधि लेकर आता है। अब इस सहायक संधि के प्रावधान क्या क्या हुआ करते थे? तो सहायक संधि के प्रावधान ये तो वैसे मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, परंतु और देख लेते हैं। तो सहायक संधि के प्रावधान क्या थे? तो सबसे पहला प्रावधान था कि जो भी भारतीय राजा था वो विदेशों से अगर उसे संबंध बनाने हैं तो वो अपनी मर्जी से संबंध नहीं बना सकता। मान लीजिए उदयपुर का राजा है, उदयपुर के राजा को फ्रांस के राजा से संपर्क करना है, तो उदयपुर का राजा फ्रांस के राजा से संपर्क सीधा नहीं कर सकता। अगर इसे संपर्क करना तो ये क्या करेगा? पहले अंग्रेज कंपनी से संपर्क करेगा। अब अंग्रेज कंपनी फ्रांस के राजा से बात चाहे तो करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी। तो पहला तो ये हो गया कि विदेशी संबंध जो थे वो कंपनी के माध्यम से ही संचालित होंगे। दूसरी बात, जो बड़े राज्य हुआ करते थे उन बड़े राज्यों के मामलों में जो अंग्रेज अधिकारियों के प्रभुत्व वाली एक सेना उनके प्रदेश में रखनी होती थी। यानी कि राजा है, मान लीजिए ये है सतारा का राजा। सतारा के राजा को क्या करना पड़ेगा? एक ब्रिटिश सेना उसके राज्य में रखनी पड़ेगी।
है ना। और अब इस ब्रिटिश सेना का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? जो भी सार्वजनिक शांति व्यवस्था है इसके लिए सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है साहब। अब इस सेना को सैलरी कौन देगा? कौन देगा? अंग्रेज देंगे? नहीं, ये सतारा का राजा जो है ये देगा इस सेना को तनख्वाह। ये तनख्वाह कौन देगा? इस सतारा का राजा। अब बड़ा राज्य है कोई, तो उसमें क्या होगा? कंपनी को एक क्षेत्र दे देना होगा। भाई मान लीजिए सतारा के राजा के पास ये भूमिखंड है और ये भूमिखंड दे दिया अंग्रेजों को कि भाई इस सेना का जो खर्चा है वो इस भूमिखंड से जो राजस्व वसूल होगा उससे आप चलाना। तो इस प्रकार से क्या करते थे। और मान लो छोटा राज्य है, उसके पास जमीन देने के लिए नहीं है, तो भैया राजा क्या करेगा? पैसे देगा कंपनी को वो उस सेना के रखरखाव के लिए। यानी सेना किसकी? अंग्रेजों की। बिना राजा की मर्जी के सेना रखी जा रही है राजा के राज्य में, राजा के दरबार में, मान लो आपकी महल में रखी जा रही है, और उसका खर्चा कौन दे रहा है? राजा ही दे रहा है। ये सेना किसके काम आएगी? अंग्रेजों के काम आएगी। भाई वहाँ सेना तैनात रहेगी तो राजा जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेगा। और देख लेते हैं, राजधानी जो होती थी राज्य की उसमें एक रेजिडेंट को रखा जाना होता था। रेजिडेंट क्या होता था? ये मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वाले लेक्चर्स में बता दिया है ना। जब रेजिडेंट और सर्वोच्चता वाला एक अपना लेक्चर है, अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। फिर बता देते हैं यहाँ रेजिडेंट क्या होता था। जो गवर्नर जनरल होता था, उस गवर्नर जनरल का ये होता था प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कहाँ? जो भी राजा होता था उस राजा के दरबार में, उस राजा के दरबार में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल को मान लीजिए बात करनी है राजा से, तो ये किसको कहेगा? इस प्रतिनिधि को कहेगा, यानी कि रेजिडेंट को। और रेजिडेंट किसको कहेगा? राजा को। राजा को बात करनी है गवर्नर जनरल से, तो क्या राजा कहेगा रेजिडेंट को और रेजिडेंट कहेगा गवर्नर जनरल को। जैसे आज आप समझो भारत को अभी मालदीव वाला मामला यहाँ उठा, तो भारत को मालदीव के राष्ट्रपति से बात करनी है तो क्या सीधा राष्ट्रपति को बुला लेंगे यहाँ? नहीं, क्योंकि कुछ मर्यादा है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो भारत किसे बुलाएगा? मालदीव का यहाँ पर जो उच्चायुक्त है उसे यहाँ पर बुला लिया जाएगा, है ना। यहाँ का जो राजदूत है इसको कहेगा कि भैया आपने राष्ट्रपति को कह दो ये वाली बात सही नहीं है। फिर ये उच्चायुक्त किसे कहेगा? मालदीव के राष्ट्रपति को। तो सेम ऐसा ही था। ये उच्चायुक्त आप मान लो रेजिडेंट, है ना। और इस भारत को आप मान लो कि राजा, और इस मालदीव को मान लो अंग्रेज। अब अंग्रेजों तक बात करनी है तो ये राजा कहेगा रेजिडेंट को, रेजिडेंट किसको कहेगा? अंग्रेजों को। और रेजिडेंट ये भी देखता था कि भाई साहब हमारे खिलाफ, यानी अंग्रेजों के हितों के खिलाफ तो राजा जाकर काम नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो पहले पहल तो रेजिडेंट सिर्फ क्या करता था? अब एक व्यापारिक भागीदार के तौर पे काम करता था, यानी हमारे व्यापारियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके हितों का ध्यान रखे राज्य में, इसका ये प्रतिनिधि हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे राज्य के, यानी जो राजा था उसके आंतरिक मामलों में भी ये हस्तक्षेप करने लग जाता है रेजिडेंट, वाह, है ना। अगला देख लेते हैं। तो राज्य जो है वो कंपनी की बिना अनुमति के किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रख सकता था। जैसे समझो हम देखें मैसूर मान लेते हैं। मैसूर की सत्ता टीपू सुल्तान के मरने के बाद में किसके हाथों में आ जाती है? वाडियार वंश के। वाडियार वंश के हाथों में आ जाती है। अब वाडियार वंश का राजा चाहे कि भाई टीपू सुल्तान के काल में तो फ्रांसीसियों से हमारे अच्छे संबंध थे और हमारे जो कुछ मिलिट्री में भी उनके सैनिक वगैरह हुआ करते थे, प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, तो हम भी जो है अब फ्रांसीसियों से संपर्क न रखना चाहें या फ्रांसीसियों को हमारी सेना में रखना चाहें, तो क्या होगा? ये मैसूर नहीं रख पाएगा, क्योंकि मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली है। इसलिए वो किसी भी यूरोपीय को, चाहे वो फ्रांसीसी हो, स्पेनिश हो, डेनिश हो, वो उसको अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। ठीक है साहब। अगला देखते हैं। राज्य के जो भी आंतरिक मामले थे उन मामलों में कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये वचन देती थी। किताब पर हाथ रखकर विद्या माता की कसम खाकर कहती थी कंपनी कि भाई हम विद्या माता की कसम खाते हैं, हम जो है आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारा वचन शासन है। परंतु इनका वचन शासन नहीं होता था, ये चीटिंग करते थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। पर संधि में बस ये लिखा जाता था। अगर आपको लिखना हो कि सहायक संधि के प्रावधान क्या है, तो आप यही लिखोगे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
नहीं करते थे। ठीक है, अब कंपनी जो है वो राज्य के जितने भी शत्रु थे उनसे रक्षा करेगी राज्य की। यानी कि अब मान लो कि ये मैसूर है, इस मैसूर की रक्षा का दायित्व तो किस पे आ गया, कंपनी पे। अब कंपनी जो है, जो भी बाह्य आक्रमण वगैरह है, आंतरिक अशांति है, इससे रक्षा कौन करेगी, ये कंपनी करेगी। इसका नुकसान ये होता है कि जो राज्य पहले जनता से विमर्श करते थे, विचार विमर्श करते थे, जनता की सोचते थे, वो राज्य अब पूर्ण तरीके से किस पे डिपेंड हो जाते हैं, कंपनी के। कि भाई हमें क्या मतलब है, हमें राजस्व मिल रहा है जनता से, कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठकर खूब मस्त दारू वारू पिया करते थे, और अब इनको जनता से एकदम ये राजा कट जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर एक नुकसान होता है। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये सहायक संधि के कुछ प्रावधान हुआ करते थे, मोटा मोटी हमने देख लिए। अब सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे, तो हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद ही स्वीकार करता है। उसके बाद में मैसूर, भाई 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में मैसूर जो है वाडियार वंश के हाथों में आ जाता है, और वाडियार वंश के राजा जो होते हैं वो सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद तंजौर आ जाता है, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार के भोंसले भी कर लेते हैं, सिंधिया भी लास्ट में कर लेता है, और इस प्रकार से फिर जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, यानी 1818 तक आते आते लगभग अधिकतर राजस्थान के जो राजा थे वो सहायक संधियां कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ में। ठीक है सर, अब आ जाते हैं इनकी वजह से जो ये सहायक संधियां वगैरह हुई, इनसे प्रांतीय राज्यों को हानि क्या क्या हुई, भाई क्या नुकसान हुआ इस सहायक संधि से। एक मिनट में पानी पी लूं। पहली बात, भाई विदेशी संबंध जो है वो अब किसके थ्रू होंगे, ब्रिटिश कंपनी के थ्रू। इसलिए राजा अपनी मर्जी से तो किसी के साथ विदेशी संबंध बना ही नहीं सकता था, ना किसी को मित्र ना किसी को शत्रु बना सकता था, इसलिए उसकी अपनी स्वतंत्रता तो खो गई ना। मान लीजिए आज हम भारत हैं, हम चाहते हैं भाई दक्षिणी कोरिया के साथ हम मित्रतापूर्वक संबंध बनाना, परंतु कोई आज हमें रोके तो ये तो हमारी स्वायत्तता, हमारी स्वतंत्रता जो है, हमारी स्वाधीनता, इसमें खलल है एक तरीके का। तो ये स्वतंत्रता जो है ये खो दी राजाओं ने। अब देखिए, राज्य की राजधानी में कौन रहता था, एक रेजिडेंट, और ये रेजिडेंट जो है एक तरीके से वायसराय जो था और वो गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं उसका प्रतिनिधि था। पूरी तड़क भड़क उसी की हुआ करती थी इसमें, तो वो यहाँ पर रहता था और कंपनी के राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी वो करता था। हालांकि उन्होंने कसम खाई थी राजमाता शिवगामी देवी की, परंतु वो कसम उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि ये कस्में तो तोड़ने के लिए बनती है, अंग्रेज तो ऐसे ही कहते थे, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। फिर अंग्रेज सेना जब उपस्थित है राज्य में, तो जो भारतीय जनता थी वो अपने उत्पीड़क राजा के विरोध में कोई विद्रोह नहीं कर सकती थी। भाई उत्पीड़क राजा के विरोध में विद्रोह करती तो ये अंग्रेज सेना आके इनको दबा देती, और बाहर का आदमी है, उसे भारतीय लोगों से कोई लगाव भी नहीं है, वो तो सीधा मारेगा आदमी। भाई भारतीय ही लोग हैं तो कम से कम उनको दया आएगी कि नहीं यार, कम से कम लठ मार के भगा दे, गाली दे के भगा दें, ये तो सीधा गोली मारेंगे, है ना। फिर जब ये अंग्रेजों पे ही पूर्ण तरीके से राजा, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजों पर ही पूर्ण तरीके से राजा जो है वो निर्भर हो जाता है, तो वो जनता से एकदम पूर्णतः कट जाता है। वो अंग्रेजों के साथ गोल्फ खेलने में, ये सब बड़ी बड़ी बातें करने में इस प्रकार से बिजी होने लगता है, तो जनता इस पर भी परेशान आ जाती है। फिर ये जो संधि की जाती है, ये राज्य की 1/3 जो आय होती थी वो खा जाती थी, यानी कि 1/3, लगभग 1/3 आय जो है इस प्रकार से ये अंग्रेज राजा को डरा धमका के ले लिया करते थे राज्यों से, और इतनी बड़ी राशि को देते देते राजा तो दिवालिया हो जाते थे। और मान लीजिए अगर ये पैसा नहीं दे पाए, राजा साहब ने कह दिया भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो दिवालिया हो गया हूँ, तो ये क्या करते थे, उस राज्य की जमीन हड़प लेते थे, है ना। अवध के साथ ऐसा ही तो हुआ, 40 लाख जो है आपको पैसे देने हैं, 40 लाख राजा के पास नहीं है, तो 62 लाख रुपए की जहाँ से आय होती थी उस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। इस प्रकार से भूमि भी इनसे छिन जाती है, छिन गई। उसके बाद आ जाता है डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। तो ये हमने देख लिया सहायक संधि, है ना। तो वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या राज्य हड़प नीति, ये याद रखना आप, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा जा सकता है। तो ये राजनीतिक कारण में एक हो गया, है ना, क्यों विद्रोह कर देते हैं,
डलहौजी जो क्या करता है, 1848 से लेकर 1856 तक इसका काल आता है। वेलेस्ली के बाद में जो है आगे वाले जो गवर्नर जनरल आते हैं वो गवर्नर जनरल थोड़े से शांतिपूर्ण ढंग वाले होते हैं कि भाई हम एकदम जो है राज्यों को हड़पेंगे नहीं और ना ही सहायक संधि वगैरह करके अपना राज्य है इसका विस्तार नहीं करेंगे। परंतु डलहौजी जब आता है तो ये तो पूरी हदें ही पार कर देता है। अब डलहौजी क्या करता है, ये घोषणा कर देता है कि जो भी राजा ऐसा है कि जिसका वैध उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र पैदा करे बिना ही मर गया, उसको हम दूसरा बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे। हुआ क्या करता था पहले, मान लीजिए कोई राजा है चंदन सिंह, राजा साहब है चंदन सिंह। चंदन सिंह की कोई औलाद नहीं, यानी कि चंदन सिंह की कोई पुत्र पैदा हुआ ही नहीं है, पुत्री को राजा बनाते नहीं है हिंदू धर्म में। अब इसको कोई बेटा नहीं हुआ है, पहले ही ये मर गया है, तो पहले क्या हुआ करता था कि ये कोई गोद ले सकते थे, यानी चाचा भतीजा ताऊ किसी और को गोद लेके इसको राजा बना दिया करते थे। परंतु डलहौजी ने कह दिया कि भैया ये जो गोद लेने वाली प्रथा है ना, इसको हम नहीं मान्यता देंगे, यानी दत्तक पुत्र जो हुआ करते थे उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देंगे। आपके अगर बेटा नहीं है तो आपका राज्य कौन ले जाएंगे, खा जाएगा, हम खा जाएंगे, उसको मिला लिया जाएगा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में। इस वजह से देखिए बहुत सारे राज्यों का ये हड़प कर लेते हैं और राज्यों को अपने उसमें मिला लेते हैं। और उनमें जो है जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस प्रकार से बहुत सारे जो राज्य थे इनका हड़प कर लिया जाता है। और ये देखिए एक यहाँ से और पूछा जा सकता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसको और बाद में किसको इन्होंने जो है व्यपकत सिद्धांत के तहत राज्य को हड़पा था। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर ये क्रम में ही है। इसका एक कोड जो है मैंने देखा था, एक सर बता रहे थे, सजे सब उझाना। भाई कोई उझाना व्यक्ति हैं, उन उझानाओं को कहीं शादी वादी में जाना है तो वो उझाना जो है वो सब सज रहे हैं, यानी सजे सब उझाना। स मतलब सतारा, जय मतलब जैतपुर, स मतलब संबलपुर और ब मतलब बघाट, उ मतलब उदयपुर, झा मतलब झांसी और ना मतलब नागपुर। तो उझे सजे सब उझाना। अब इन व्यपगत में से सबसे जो कुख्यात होता है, जिसको राज्य हड़पा जाता है, वो कुख्यात होता है अवध का, ये वाजिद अली शाह। क्योंकि ये वाजिद अली जो शाह थे ये बहुत ही लोकप्रिय शासक हुआ करते थे। इनके बारे में मैंने एक लेक्चर पहले भी बनाया था, जब अंग्रेज़ों के बारे में जो युद्ध हो रहे थे, आंग्ल और जो हिंदुस्तानी युद्ध हो रहे थे उनके बारे में देखा था। तो अवध का किस प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है ये तब भी मैंने आपको बताया था। वाजिद अली शाह, बाबुल मोरा नेहर छूट हो जाए, जब इनको गिरफ्तार करके लिया जा रहा था। ये बड़े ही लोकप्रिय शासक हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम सब इनसे बहुत प्रेम किया करते थे, क्योंकि इनकी नीतियाँ भी ऐसे थी। इनके दरबार में बहुत सारे जो है विद्वान लोग थे, कवि थे, हैं नर्तक थे, ये सब इनके दरबार में काम किया करते थे। ठीक है, तो सबसे कुख्यात जो अधिग्रहण होता है वो होता है अवध का। और अवध जो है इसका अधिग्रहण 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से भी निभाता है कि उस काल में जो बंगाल की सेना हुआ करती थी, उस बंगाल की सेना में अधिकतर सैनिक जो थे वो तो अवध से ही थे। और उस काल में हमारे मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, इनसे भारतीय जो जनता थी, जो प्रजा थी, इनके सेंटिमेंट्स बहुत बढ़िया से जुड़े हुए होते थे। क्यों? क्योंकि ये चाहे इनका कितना ही शोषण करते हैं पर मुश्किल के टाइम पे ये इनकी हेल्प जरूर किया करते थे। भाई अकाल पड़ गया तो ये भाई लगान नहीं मांगते थे कि चलो अगली बार दे देना, इस प्रकार से, है ना। तीज त्यौहार होते थे तो ये सब शामिल होते थे। परंतु ये जो अंग्रेज थे ये तो इनसे भी खराब थे, इसलिए इनके सेंटिमेंट्स राजाओं के साथ जुड़े हुए थे। तो जब उनको लगा कि यार हम सेवा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की सेना में शामिल होके और हमारे राजा का इन्होंने बताओ देखिए अधिग्रहण कर लिया, राजा को हमारे पद से हटा दिया, अपमान कर दिया हमारे राजा का, है ना। इस प्रकार से मुगल सम्राट जो बहादुर शाह है उनके जीवन काल में भी उनका अपमान किया जाता है। भाई बहादुर शाह मुगल बादशाह चाहे हो ना, ये इनके पास शक्ति हो ना हो, पर इनकी इज्जत जो थी वो देश में हुआ करती थी। भाई बादशाह है भारत के,
अब तक 1857 तक अंग्रेज कंपनी भी कोई काम करती थी तो वो उस पर नाम किसका होता था, बादशाह का ही नाम होता था कि भारत के बादशाह के आदेशानुसार ये काम किया जा रहा है, और उस पर अंतिम हस्ताक्षर साइन वगैरह मोहर किसके, बादशाह के ही होते थे। परंतु ये अपमान जो है इनका क्या करते थे, यानी ये प्रोटोकॉल होता है कि बादशाह के सामने कोई जाएगा तो नजराना लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, परंतु कोई भी इनका सैनिक मुंह उठा के कभी भी बादशाह के सामने चलाया जाया करता था और बिना नजराने के चलाया जाया करता था। इस प्रकार से अपमान भी इनका किया जाता था, और अंग्रेज अफसर को जो भेंट देते थे वो देना भी बंद कर दिया। फिर जो बाजीराव पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब हुआ करते थे, उनको 80,000 की वार्षिक 80,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उनका जो है वो उनको जो ये पूरा इनका हुआ करता था साम्राज्य वो भी हड़प लेते हैं। साथ ही साथ ये पेंशन देना भी ये बंद कर देते हैं। तो नाना साहब यानी कि जो स्थानीय शासक थे उनका ही अपमान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी देसी रियासत के राजा को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसका हड़प कर लिया। मान लीजिए अवध का उदाहरण लेते हैं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ये गिरफ्तार करके ले जाते हैं, परंतु उनके दरबार में कितने विद्वान काम कर रहे थे, कितने चित्रकार, कितने नर्तक, कितने गायक, है ना, ये सब उनके दरबार में काम कर रहे थे। उनके मंत्री जो थे वो सब दरबार में काम कर रहे थे। अब उनकी नौकरियां कहाँ गई, वो तो बेरोजगार हो गए ना, बर्बाद तो हो गए वो। अब वो जो बड़े बड़े कुलीन लोग थे वो बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहना करते थे, उनके अलग अलग शौक हुआ करते थे, तो उन कपड़ा बुनने वालों का रोजगार भी गया, वो भी बेरोजगार हो गए। अंग्रेज तो अंग्रेजी कपड़े पहनते थे, बाहर के लाए हुए हमारे लाए नहीं पहनेंगे। इस प्रकार से उन पर जो डिपेंडेंट लोग थे वो तो बर्बाद हो गए ना। इस प्रकार से सब लोगों के दिल में यहाँ पर क्या हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर देखें तो जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे उनमें भी कटुता की भावनाएं आ जाती हैं। देखिए ये एक अवध के एक जमींदार हैं, बेचारे कैसे बैठे हुए हैं, देखिए क्या हालत होगी इनकी। हुआ क्या करता था कि पहले हमारे समाज में ऊंच नीच ये सब हुआ करती थी कि भाई ये ऊंचा है ये नीचा है, ये सब वर्ण के अनुसार चला करता था। अंग्रेजों ने क्या काम किया, सबको बराबर कर दिया। हालांकि जो किया था वो सही है, आज हम उसे सही ही कहेंगे, परंतु उस काल के अनुसार हम देखें तो इनके अनुसार, जमींदारों के अनुसार तो गलत हुआ ना। कल तक जो किसान इनके जो है कहने पर सब कुछ कर रहे थे, जिन किसानों के ये माई बाप थे, आज वो किसान छोटे से किसी मामले में इनके ऊपर केस कर सकता था और अंग्रेज पुलिस इनको घसीट कर थाने ले जा सकती थी, कोर्ट में इनको खड़ा किया जा सकता था। तो इनकी तो बेइज्जती हो रही थी उस काल के अनुसार देखें तो ये सब जमींदार और ये जो लोग थे थोड़े से कुलीन, ये सब इनके दिलों में भी कड़वाहट आ जाती है। फिर जाति प्रथा वगैरह जो हुआ करते थी उनको भी अंग्रेज समाप्त कर देते हैं, तो उससे भी भारतीय लोगों में जो है वो कड़वाहट आ जाती है। तो आज हमने देख लिया है क्या राजनीतिक कारण, कल और कारणों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जो भी कंटिन्यूड आज यहीं तक कोई ये समाप्त नहीं हो जाता है। बस आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।